वो मुझे मुझसे भी बदतर सजा देगा, क्योंकि मैंने उसे खुद बताया था कि उस दिन होटल इंपीरियल में मैं उसके साथ थी। अनन्या नहीं चाहती थी कि विक्रम को पता चले कि उस रात वो उस कमरे में आरोही और विक्रम के जाने के बाद आई थी और वहीं उसे राजवीर की अंगूठी मिली थी। उसने जिंदगी में कभी इतनी कीमती अंगूठी नहीं देखी थी। अगले ही दिन वो उसे बेचने बाजार में निकल पड़ी थी। ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? ये तो मालूम है बहुत कीमती है, मुझे मेरे प्रिंस ने दी थी, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड, और कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अंगूठी बेच देना, बहुत ज्यादा पैसे आएंगे जिससे जिंदगी ऐश से कटेगी। तो बताइए क्या कीमत दोगे आप इस अंगूठी की? अनन्या ने ये बातें बड़ी सहजता से बोली थी। ये सोचकर शायद सुनार को यकीन हो जाए कि उसने ये अंगूठी चुराई नहीं है, लेकिन सुनार एक पल को भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि वो सच बोल रही है। उसे अब डर लगने लगा कि कहीं सुनार उसे चोर समझकर पुलिस ना बुला ले, जो वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक झटके से वो अंगूठी सुनार से वापस छीन ली और कहा, खैर छोड़िए, मुझे नहीं लगता आपकी दुकान में इतने पैसे हैं कि अंगूठी खरीद सके आप। मैं कहीं और दुकान में पूछ लूं। शुक्रिया। इसके बाद अनन्या वहां से निकल गई, लेकिन अब उसके कदम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि सुनार ने जरूर पुलिस को कॉल किया होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई ऑटो या टैक्सी ले पाती, एक बड़ी लग्जरी कार ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसमें से अगले ही पल एक महिला उतरी, जिसने एक महंगा सूट पहना हुआ था। हेलो मिस, मेरा नाम शनाया है। क्या आप बता सकती हैं कि जो अंगूठी अभी आप बेचने की कोशिश कर रही थी वो आपको कहां से मिली? ये सुनते ही अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अब समझ चुकी थी कि शायद इस अंगूठी ने उसको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। इसलिए उसने अंगूठी निकाली और शनाया की ओर बढ़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगी। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अंगूठी चोरी नहीं की है। मुझे अंगूठी उस दिन होटल इंपीरियल के कमरे में मिली थी। आप चाहे तो अंगूठी रख लीजिए, बट मेरी जान बख्श दीजिए प्लीज। क्या सच में अनन्या ने वो अंगूठी नहीं चुराई थी? क्या हुआ था उस रात होटल इंपीरियल में? आखिर कैसे पहुंची होटल के कमरे में आरोही? क्या है उस अंगूठी का राज? आओ, बैठो। आरोही को पता था कि जब तक उसे अपनी मां नहीं मिलती तब तक उसे महेश्वर को झेलना पड़ेगा। इसलिए वो बिना कोई बहस किए अंदर बैठ गई। महेश्वर ने राख से भरा कलश आरोही को दिखाया। उसे देखते ही आरोही चौंक गई। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये राख तुम्हारी माँ की राख भी हो सकती है। महेश्वर जानता था कि आरोही को डराकर अपना काम करवाने के लिए इतना बोलना काफी था। आपके बोलने पर शादी की है मैंने। आप क्या चाहते हैं? आप अपने पति को जाकर बोल, तुम पर अटैक करने वाले गुंडों को ढूंढने के लिए जो उसने 24 घंटे दिए थे ना, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया हूं। और अब 24 घंटे हो गए। मुझे डर लग रहा है कि वो मेरे साथ कुछ कर ना दे। उसको जाकर बोल ये मैटर बंद करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम तो अच्छी हो। अगर तुम अपनी माँ को सलामत देखना चाहती हो तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। आरोही को किसी भी हाल में अपनी माँ को सेफ रखना था। आखिरकार इस पूरी दुनिया में वही एक उसकी अपनी थी। इसलिए आरोही के पास महेश्वर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं था। परेशान आरोही सीधा घर चली गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द विक्रम से कांटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन घर आने के बाद उसे नौकरों से पता चला कि विक्रम अभी घर नहीं आया था। आरोही को एहसास हुआ कि उसकी और विक्रम की शादी को 2 दिन हो गए, लेकिन उसके पास विक्रम का नंबर तक नहीं है। आरोही ने घर के नौकरों से नंबर लेना चाहा, लेकिन किसी भी नौकर के पास विक्रम का नंबर नहीं था। आरोही को याद आया कि चरण विक्रम का सबसे वफादार नौकर है, उसके पास जरूर उसका नंबर होगा। लेकिन चरण के बारे में पता करने पर आरोही को पता चला कि वो भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन अनन्या को कॉल किया। अनन्या, राजवीर है क्या तुम्हारे साथ? शर्म बच्ची थोड़ी आरोही तुम में। इतना सब करने के बाद तुम राजवीर के लिए फोन कर रही हो? बेशरम। अनन्या को इस तरह से बातें करता सुन राजवीर ने अनन्या के हाथ से मोबाइल ले लिया। अनन्या, मुझे बस ये जानना,
आरोही ने जैसे ही फोन पर राजवीर यानी अपने पति विक्रम की आवाज सुनी, वो 2 सेकंड के लिए कहीं खो गई। क्या काम है, बोलो। आरोही पहली बार फोन पर विक्रम की आवाज सुन रही थी और ये आवाज उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। राजवीर, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अभी भेजियो, शाम को घर आकर बात करूंगा। विक्रम की बात सुनकर आरोही ने बिना कोई बहस किए फोन रख दिया। वो सोचने लगी कि विक्रम को कन्विंस कैसे करेगी। काफी देर तक सोचने के बाद उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो विक्रम के लिए उसका मनपसंद खाना बनाए। शायद इस बात से खुश होकर वो उसकी बात मान जाए। विक्रम के आने से पहले आरोही ने पूरा खाना बनाकर उसे अच्छे तरीके से डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। विक्रम जैसे ही घर आया तो उसे खाने की खुशबू आने लगी। उसने देखा कि टेबल पर कई ऐसी चीजें थी जो उसके पसंद की थी। उसने अपने नौकरों से पूछा, खाना किसने बनाया? तो सारे नौकरों ने अपनी आंखों से आरोही की तरफ इशारा किया। विक्रम जल्दी से फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठ गया और खाने पर टूट पड़ा। बहुत दिनों बाद विक्रम को ऐसा लगा कि उसने घर का खाना खाया था। खाना तो पसंद आया था, लेकिन साथ ही उसे आरोही के फोन कॉल वाली बात याद आ गई। इतना क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया था जो मुझसे बात करने के लिए तुमने अपने बहन के फोन पे कॉल किया था? मुझ पर अटैक करने वाले लोगों के बारे में पता लगाने के लिए आपने जो मेरे पापा को काम दिया था, उस मैटर को क्लोज कर दीजिए। वैसे भी मैं अब सेफ हूँ, तो इस मैटर को बढ़ा के मैं अपने पापा की मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती। वो 24 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। शरण महेश्वर को पकड़ने ऑलरेडी निकल चुका है। और हाँ, ये मत सोचना कि आज तुमने मेरे लिए ये डिनर बनाया तो मैं अपनी बात बदल लूंगा। मेरा डिसीजन नहीं चेंज होगा। विक्रम की बात सुनकर आरोही को समझ आ गया था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, विक्रम उसकी बात नहीं मानेगा। सॉरी माँ, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपको सेफ नहीं रख पाई। सिर्फ एक दिन ऐसा खाना बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अगले 30 दिन इसी तरह डिनर बनाती रही तो मैं अब शायद तुम्हारी बात मान लूं। बिल्कुल, मैं 30 दिन क्या, 2 महीने, 4 महीने, इनफैक्ट पूरी लाइफ तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए रेडी हूँ। इतना बोलते ही आरोही रुक गई। उसे याद आया कि ये शादी 100 दिनों के कॉन्ट्रैक्ट की थी। आरोही की बात पूरी होने पर विक्रम ने चरण को कॉल किया और महेश्वर को कुछ ना करने का ऑर्डर देकर फोन काट दिया। आरोही को इस बात की खुशी थी कि विक्रम ने उसकी बात मान ली और महेश्वर भी उसकी मां को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होती हुई आरोही की फीलिंग गुस्से में बदल गई। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसी कभी भी मुझे कॉल मत किया कर। राजवीर, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। प्लीज मुझे मिलने आ जाओ ना। बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरे आने से क्या बदल जाएगा? अनन्या जानती थी कि राजवीर इतनी आसानी से नहीं मानेगा। राजवीर, तुम्हें याद है जब मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई थी? तब से भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बुखार आते जाते रहता है मुझे। और देखो, आज भी मुझे बुखार आया हुआ है, तब रही हूं मैं बुखार में। अनन्या की बात सुनकर विक्रम उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उस रात अनन्या ने ही उसकी जान बचाई थी। विक्रम अनन्या से मिलने के लिए रेडी हो गया। जब उसने अनन्या से पूछा कि उसे कहाँ मिलने आना है, तो अनन्या ने उसे होटल पर्ल के रूम नंबर 501 में आने को कहा। हेलो डॉक्टर मोहित। आरोही, जल्द से जल्द हमें पर्ल होटल जाना होगा। हमारे रेगुलर कस्टमर शर्मा जी वहाँ पर हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें एक्यूपंक्चर की इंजेक्शन तुम ही दे पाती हो, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ जाना होगा। ओके डॉक्टर मोहित, मैं अभी आती हूँ। आरोही अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी, क्योंकि वो किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती थी और यही काम उसके लिए एक इनकम का जरिया था। आरोही इस बात से अनजान थी कि उसका पति विक्रम और अनन्या भी इसी होटल में मिलने वाले थे। आरोही ने मोहित से पेशेंट का रूम नंबर पूछा तो मोहित ने बताया कि वो 502 में रुके हुए हैं। दोनों सीधा पेशेंट के पास गए। अपने काम में एक्सपर्ट आरोही ने अच्छी तरह से पेशेंट की ट्रीटमेंट की। इंजेक्शन के लगते ही पेशेंट की हालत में थोड़ा सुधार आया।